जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था, प्लीज़ केयरफुली उसे जाके आप जरूर देखें, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर इस एग्जाम को आपको निकालना है तो आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही डिफरेंस होता है और क्या क्या चीज हमने बात किया है, प्लीज इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। मैं हमेशा फुल टाइम टीचिंग करते हुए दरोगा का एग्जाम दिया हूं, चाहे आपका 1275 भी हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि इस एग्जाम को अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से निकालना है। बाहर बैठ के, ठीक है, बाहर बैठ के ज्ञान नहीं देता हूं मैं, ठीक है, आपको करके दिखाया है, ठीक है, और वही चीज मैं पढ़ाता हूं जिससे आपका ये एग्जाम निकले। अब दो तीन बातें मैं आपके सामने रखने वाला, आप ध्यान से समझिएगा। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं साइंस का, वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपका इस पे कमांड है तो आप समझो बहुत लाखों लोगों को आप पीछे छोड़ दोगे, बट इस पे कमांड कैसे करना है, ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि हमने जो आपको बताया, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्या समझाया था, 150 प्लस टॉपिक। सबसे पहले पूरे दरोगा के लिए 150 प्लस टॉपिक है जो आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है, उसी से आपका 80% क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। और अगर पेपर बहुत टफ आता है तो वो सबके लिए टफ आएगा, आपका कटअप नीचे गिर जाएगा। हमेशा लॉजिकली सोचे, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको भेड़ की चाल नहीं चलना है। ऐसा नहीं है कि 3 मंथ सिर्फ आप हिस्ट्री ही पढ़ते रह गए, क्योंकि आपके हाथ में टाइम बहुत कम है। पेपर कन्वेंशनल अब नहीं आता है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। आपके इंग्लिश के भी 3 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के भी आते हैं, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ, अब पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी आता था, अब वर्ल्ड हिस्ट्री भी आने लगा है। तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट आपको करना होगा, भेड़ की चाल आपको नहीं चलना है। एक चीज और, जितने भी, ठीक है, टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो उनके क्वेश्चंस बना के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं स्टेटस में भी डाल देता हूं, तो उसका लिंक नीचे होगा व्हाट्सएप वाला। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल का जो कम्युनिटी होता है तो उसमें मैं क्वेश्चंस डालते रहता हूं, ताकि वो आपको दिखे और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख पाओ। आप एक बार कम्युनिटी चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चंस आपके लिए डाला जा रहा है। तो सब्सक्राइब का बटन आप जरूर कर लीजिए, उसे दबा दीजिएगा। अब देखिए, अगर हमें साइंस कवर करना है तो सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना आज तक पूछा जा चुका है, वहीं से क्वेश्चंस रहने वाला है। 94-95% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको वहीं से रहेंगे जहां से पूछे जाते हैं। मैं अभी आपके सामने प्री के क्वेश्चंस आपका 1275 का आपका एनालाइज करने वाला हूं। 2-3 क्वेश्चन छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस है, इसके ऑलरेडी वीडियोस अभी ऐप पे अपलोडेड है, आपको कंप्लीट कर लेना है, जो 2024 वाले बैच से है। और यूट्यूब पे हम इसका एनालिसिस भी डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि सब क्वेश्चन यहीं से, इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप कैसे, ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी एक बुक में आपको सब चीज नहीं मिलेगा, बट एक तरीका है जो हमने पहले बताया है। इससे पहले वाले वीडियो आप जरूर देखें। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि जितना भी क्वेश्चंस आया था, ठीक है, आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया था, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस को छोड़ के, और उस 1 से 2 क्वेश्चंस को अगर आपको कवर करना है तो आपको स्पीडी एनालिसिस वाला जो वीडियो डाला गया है वो देखना है ऐप पे। प्लस आपको यूपीपीसीएस के पेपर हो, बीपीएससी के पेपर हो, दरोगा के पेपर, जितने पेपर एनालिसिस आपको करवाए जाएंगे वो देखना। स्टार्ट करते। देखिए, सबसे अगर हम बात करें, चलिए 1 मिनट, देखिए एक एक क्वेश्चन आपको देखते हुए चलना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए, देखिए तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अब ध्यान से समझते हुए चलेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला जो क्वेश्चन था, आप ध्यान से अगर देखोगे तो पूछा गया था कि जो विद्युत ऋणात्मकता होता है, 2 चीज आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ये प्री का क्वेश्चन है 1275 का। एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी वीडियो पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट वाले में, ठीक है। तो पूछा गया, कहते हैं लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, कम विद्युत ऋणात्मकता। ये 4 ऑप्शन था, ठीक है, आपको लिथियम हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इसमें कौन सा है। तो सबसे पहले हमने आपको एग्जाम से पहले बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है और इस बार भी क्वेश्चंस पूछा गया था। पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसका पहला क्वेश्चन था कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसमें। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया था। क्या समझाया था कि जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल का बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग, ठीक है, देखिए अगर हम लोग लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से अगर राइट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगर हम लोग बायां से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। हमने ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, अब जाके देखिएगा। और हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि अगर टॉप से बॉटम, ठीक है, अगर ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो हमारा क्या होगा,
अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, शायद मैंने कुछ ऑपोजिट बोल दिया, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। ठीक है, वैसे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ ले, ठीक है, तो वो भी अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो बढ़ेगा। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछे तभी भी आपका लेफ्ट से अगर राइट जाओगे तो बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है हमने ये भी समझाया था। ठीक है, और अगर लेफ्ट से राइट अगर जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, वो भी आपका बढ़ता है, वो दोनों बढ़ता है। बट अगर हम लोग टॉप से अगर बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट मींस विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो दोनों जो है आपका घटता है। तो अगर ऑप्शन में देखते, अगर हम लोग देखते तो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट से हम लोग राइट आ रहे हैं। दैट मींस हमारा जो सबसे कम, ठीक है, आपका विद्युत ऋणात्मकता होगा ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर इसको हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा कि सबसे कम जो विद्युत ऋणात्मकता किसमें है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें है, तो वो है आपका लिथियम में। ठीक है, ये चीज समझ में आया। चलिए एक दो क्वेश्चन इसके साथ आपको याद रखना है। पहला तो पूछे कि सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं, वो किसमें होता है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है, तो आपको याद रखना है वो है आपका फ्लोरीन। और वही अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा एक होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता। ठीक है, दोनों चीज मैंने आपको समझाया था। तो पूछे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो फ्लोरीन में। और आपको पूछे कि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो फ्लोरीन में। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो वो होता है आपका क्लोरीन में। तो ये दोनों चीज आपको समझ के रखना है। पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चंस था। ठीक है, और अगर यहां बात करें लिथियम से पूछा गया था, तो मैं हमेशा आपको एनालिसिस करके पढ़ाता हूं। लिथियम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो आपको लिथियम मारना है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो आपको ये समझ में आया कि पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ाया था, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस आया, मतलब बस देखते हुए आप चलिएगा कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमने टॉपिक बता दिया है वहीं से क्वेश्चंस रहेगा। ये सब का वीडियो आपका ऑलरेडी डाला हुआ है ऐप पे, तो प्लीज आप वहां से जरूर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, दैट मींस दूरी बाय विस्थापन का वैल्यू क्या होगा। क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू 1 होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या इक्वल टू 1 होगा। इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ था कि दूरी बाय डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा के रखा है। ठीक है, और ये जो था आपका यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि सदिश राशि मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और इन दोनों का जो आपका रेशियो निकलता है, ठीक है, वो कितना निकलेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा आपको मैंने बताया था, डिस्टेंस जो होगा हमेशा क्या होता है, ग्रेटर हो सकता है और इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इसका जो वैल्यू होगा डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अगर 1 है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी 1 हो सकता है। ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, ये चीज आपको समझ में आया, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये वाला जो क्वेश्चन था आपका यूनिट एंड डायमेंशन से था। ठीक है, ये चीज आपको हमने पहले भी बहुत बार करवाया, यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये चीज हमने काफी बार आपको करवाया है। ठीक है, क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। इसका डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा, दोनों का जो रेशियो अनुपात आप निकालोगे, वो हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो था आपका यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं, करवाया हुआ है ये भी। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि आई का मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, अब देखिए साइंस वाला क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से आपको करवाया है। ठीक है, उसका मैंने पीडीएफ भी आपको प्रिपेयर करके दिया। आई एक ऐसा टॉपिक है जिससे श्योर है, चाहे आप दरोगा देखोगे, चाहे एक्साइज का जो 64 वाला पोस्ट हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, इसको भी मैंने बहुत बार करवाया। आई से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, नेत्र से, कि जो आपका आई बॉल होता है, ठीक है, नेत्र गोलक होता है, उसका जो व्यास होता है, डायमीटर कितना होता है, ये पूछा गया था। तो ये भी आपका पीडीएफ में दिया हुआ है, 2.13 या 2.3 इस तरीके से आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 पॉइंट में जो आंसर होगा, 2 पॉइंट में वही आपका आंसर होगा 2.1 सेंटीमीटर या 2.3 सेंटीमीटर। तो ये नेत्र गोलक से आपका 64 बनाना। इसी तरीके से आपको एनालिसिस करके पढ़ना है। अगर आप सब चीज पढ़ने लग जाओगे
तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एग्जाम क्या होता है, एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, सब चीज को कवर करना होता है, ठीक है। तो पढ़ना उतना है जितना कि हम लोग रिप्रोड्यूस कर पाए, ये हम बार बार कहते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है, कि जो सिलेरी मसल, आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो आई कर्वेचर होता है, ठीक है, आंख का जो कर्वेचर होता है, ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया था कि फोकल दूरी जो होता है, ठीक है, आंख का जो फोकल दूरी होता है वो किसके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। और दरोगा में जिस बार 1275 में पूछा गया था कि जो आपका जो आई का कर्वेचर हो जाता है, नेत्र का जो कर्वेचर होता है, ठीक है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वक्रता केंद्र, वक्रता जो होता है आपका नेत्र का जो वक्रता होता है, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है, तो आपको याद रखना है सिलेरी मसल। ये चीज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझाया भी था, एक बार जल्दी से इसको देखिए कि अगर ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, ठीक है, अगर ये लेंस है, क्योंकि हमारे आंख में कौन सा लेंस है, जल्दी से बताइए, तो उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे आंख में, ठीक है। तो हमने आपको समझाया था अगर ये पूरा लेंस है, ठीक है, तो अगर ये बीच वाला जो पोर्शन होता है, ये लेंस अगर हम लोग आगे का मान रहे हैं, ठीक है, आगे का ये लेंस है, क्योंकि पूरा गोल होता है, तो आगे जो ये आपका लेंस इस तरीके से है, तो यहां से यहां तक जो होता है ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता जिसको बोलते हैं। और इसका अगर आधा अगर हम लोग कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, इस पॉइंट को। तो यहां से यहां जो दूरी होता है, ठीक है, ये पोलर पॉइंट, इसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। तो पोल से अगर हम लोग यहां तक फोकस से लेंगे तो इसको हम लोग फोकल दूरी बोलते हैं, और यहां से यहां तक सी तक लेंगे तो इसको हम लोग कर्वेचर बोलते हैं। ये सब चीज आपको एक्सप्लेन किया हुआ है और पीडीएफ में लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था आई पे पूछा गया था, हमेशा पूछा जाता है, तो आई भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हमने आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, धीरे धीरे ऐप पे अपलोड हो जाएगा। तो ये है, तो आपको याद रखना कि आई का वक्रता बोले, ठीक है, या फोकल दूरी बोले, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो आपको सिलेरी मसल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है जो हमारा जो आंख होता है उसमें किस टाइप का लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेत्र गोलक का आई बॉल का आपका डायमीटर व्यास कितना होता है, तो 2.13 सेंटीमीटर होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि ऑप्थोमोलॉजिस्ट, जो मैं बोलता हूं उसको याद रखिएगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये भी बताया था कि आंख के स्टडी को, आंख के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो ऑप्थोमोलॉजी, और जो इसके डॉक्टर होते हैं उसको ऑप्थोमोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना है, सब चीज एक्सप्लेनेशन में आपको दिया जाएगा। एक जो था मिश्र धातु से, तो ये तो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम से पहले, मैंने लिस्ट बना के आपको दिया था, ग्रुप में अभी भी डाला हुआ है। जैसे कि आपका ब्रॉन्ज जो होता है, कॉपर एन, सिंबल पक्का याद रखिएगा, सिंबल भी पूछा जाता है। जैसे कि कॉपर का तो Cu होता है, तांबा का, ठीक है, और जो आपका टिन होता है, टिन का क्या होता है, Sn होता है, आपको याद रखना है। तो मिश्र धातु से था, मिश्र धातु अगेन इसका बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पीडीएफ बना के दिया जाएगा। उसी तरीके से जब ब्रास होता है, पीतल होता है, उसका क्या है, तो कॉपर एंड जिंक है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका ब्रॉन्ज से आया होता, तो आपको समझ में आया, आई से आया है, आपका टॉपिक फिक्स है, 90% क्वेश्चन फिक्स है कि आपको कहां कहां से आने वाला है। बस उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्रॉपर वीडियो एंड नोट्स के साथ, समझ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, दो क्वेश्चन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में दो क्वेश्चन जो पूछा गया था मोशन से पूछा गया था। देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर बॉडी, देखिए बॉडी अगर सर्कुलेशन मोशन में, मतलब वृत्ताकार गति में, मान लीजिए कोई बॉडी अगर इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, वृत्ताकार पाथ पे ये घूम रहा है, ठीक है, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्या इसमें कांस्टेंट रहेगा। देखिए वृत्ताकार गति में शरीर स्थिर है, तो अगर कोई गति इस तरीके से सर्कुलर मोशन ले रहा है तो उसमें क्या स्थिर है, क्या है जो चेंज नहीं होगा, क्या गति चेंज नहीं होगा, क्या वेग चेंज नहीं होगा, क्या त्वरण चेंज नहीं होगा, और ये गति नहीं है, ठीक है, ये मोमेंटम है, संवेग जिसको बोलते हैं। वेग मतलब होता है आपका क्या, वेलोसिटी, और आपका मोमेंटम मतलब क्या होता है, संवेग होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, संवेग, ठीक है। देखिए तो जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन में घूमेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से होता है। अगर आप किसी घुमाते हो ना, पत्थर मार के ऐसे ऐसे घुमाते हो, तो आप जब घूमते हो तो डायरेक्शन उसका हमेशा चेंज होते रहता है। जब यहाँ होगा, इधर घूम रहा होगा तो डायरेक्शन यहाँ होगा, इधर घूम रहा होगा तो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो है हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। आपका स्पीड जो है, ठीक है, वो तो सेम है, चाल तो आपका सेम है, पर जो उसका डायरेक्शन है, किसी कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, कोई सर्कुलर मान लीजिए इसी तरीके से आप पत्थर घुमा रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही छोड़ोगे तो उधर चला जाएगा। अगर यहाँ जब आप घुमा रहे हो, अगर यहाँ है, अगर इस समय छोड़ेगा तो उधर चला जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है, अगर मैं आपको सर्कुलर मोशन में घुमा दूं तो आपका क्या चीज है जो नहीं बदलेगा, क्या आपका गति बदलेगा, आप जल्दी से बताइए। दैट मींस आपका स्पीड बदलेगा, ठीक है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है आपका, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये तो बदल जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, जिसका हम लोग दिशा भी देखते हैं, तो दिशा तो इसमें चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो। एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, संवेग, ये भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारा,
चाहे हम लोग वेग बोले, त्वरण बोले, संवेग बोले, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हमें आयाम भी देखना होता है और दिशा भी देखना होता है, ठीक है। तो दिशा तो चेंज हो रहा है, तो ये सब क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज हम समझा भी चुके हैं पहले। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा स्पीड, वेग। वेग क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमें डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, दिशा से, तो ये वाला जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। और आपका शिफ्ट 2 में क्या पूछा गया था, शिफ्ट 2 में पूछा गया था कि जो सर्कुलर मोशन होता है, तो बॉडी जो है, ठीक है, बॉडी जो है, ठीक है, तो कितना एंगल यहाँ बनाती है, कितना एंगल बनाती है, तो देखोगे 0 डिग्री एंगल बनाती है। मतलब यहाँ ये कैसा फॉर्म करती है, तो टेंजेंशियल फॉर्म करती है, ठीक है। ये बहुत ही डिटेल में भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो पहला में पूछा गया था शिफ्ट 1 में ये, और दूसरा शिफ्ट में पूछा गया था कोई भी सर्कुलर, जब भी सर्कुलर मोशन में कोई घूमता है, वृत्ताकार में अगर कोई चीज घूमता है, तो वो अपना, ठीक है, जो स्पर्श रेखा है वहां से वो क्या बनाती है, तो टेंजेंशियल बनाती है। और एंगल में पूछेगा तो 0 डिग्री एंगल बनाती है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी कोई आप कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद है एक, ये सब आपका ना जितना भी मैं बता रहा हूँ इसके वीडियोस आपके अपलोडेड होंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज, आप जाके ऐप पे देखिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दो अगर, ठीक है, दो अगर लिक्विड है, दो अगर तरल पदार्थ है, ठीक है, जो मिक्स नहीं हो सकते हैं, अगर उनको अलग अलग करता है, उनको अगर पृथक्करण करना है तो कैसे किया जाएगा। तो इसको किया जाता है, सिंपल है, सेपरेटिंग फनल से। इसका मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस डाल रखा है, आप एनसीईआरटी कंसेप्ट में देख सकते हैं। तो पृथक्करण से, ठीक है, फनल का पृथक्करण से, की पृथक्करण है जिसको बनाता है फनल, ठीक है। तो जैसे कि आप देखोगे कि आपका ऑयल हो गया, ठीक है, और वाटर हो गया, ठीक है। तो ऑयल क्या होता है, पानी के ऊपर होता है, तो नीचे से आप वाटर निकाल सकते हो। तो इसका जो सही आंसर होगा कि दो ऐसे लिक्विड, जो ऐसे दो तरल पदार्थ जो मिक्स नहीं हो सकते, उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, पृथक्करण फनल के द्वारा आप अलग कर सकते हो, सेपरेटिंग फनल के द्वारा आप इसको अलग कर सकते हो, ठीक है। ये सब वीडियोस आपके अपलोडेड होंगे, किस किस तरीके से पृथक्करण किया जाता है, या आप जाके देखिएगा, ठीक है। ये सब आपको करवाया हुआ है कुछ भी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन पूछा कहाँ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल से था, दूसरा आपका यूनिट एंड डायमेंशन से था, तीसरा आपका आई से तो फिक्स ही है, तीसरा चौथा आपका क्या है, मिश्र धातु से, ये भी फिक्स है, ठीक है। ये बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है, ये चीज बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं, ये इसका वीडियो भी आपका अपलोडेड ही है, ठीक है। उसके बाद डिजीज से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस बार पूछा गया था कि प्रोटोजोन जो डिजीज होता है, ठीक है, उसमें डिजीज से बीमार जो रोग होते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से हमने करवाया है। इवन मैंने आपको बहुत ही डिटेल में करवाया है, तो प्लीज देखिएगा सर, प्रोटोजोन डिजीज से करवाया पूछा गया था। तो कालाजार जो होता है आपका प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है। मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोन डिजीज है, और शिफ्ट 2 में बैक्टीरिया से पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपको करवाया गया। जैसे बैक्टीरिया लेप्रोसी जो होता है, लेप्रोसी को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हैंसन डिजीज, कौन सा, हैंसन डिजीज, ठीक है। तो लेप्रोसी आपको याद रखना, ये बैक्टीरियल डिजीज है। अगर कालाजार का बात करें, ठीक है, कालाजार का, तो ये कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, आपको पता होना चाहिए। तो लेस्मोडोमिया से होता है, ठीक है। लेस्मेनिया बोलोगे, लेस्मोडोमिया भी बोलोगे, तो लेस्मेनिया आप याद रखिएगा। तो काला, जैसे कि मलेरिया हो गया, ये कौन सा काला आपका प्रोटोजोआ से होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ये किसके द्वारा फैलाया जाता है कालाजार, तो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। और फ्लाई मतलब होता है मक्खी, और जो मलेरिया है किसके द्वारा फैलाया जाता है, मच्छर, कौन सा मच्छर, एनोफिलिस। तो ये सब अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये डिजीज से क्वेश्चन था, ये आपको ऑलरेडी करवाया गया है रोग में, ठीक है। साउंड, मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको समझाया था कि साउंड और लाइट, फिजिक्स का दो ऐसा टॉपिक जहां से हमेशा क्वेश्चन रहेगा। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लाइट, जो साउंड जो है, ठीक है, जो साउंड जो है इसका नेचर क्या होता है, ठीक है, इसका नेचर क्या होता है जब एयर में ये ट्रेवल करता है। तो मैंने आपको साउंड बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था सबसे पहले, तो ये एक यांत्रिक तरंग होता है, मैकेनिकल वेव होता है। दैट मीन्स ये जब भी ट्रेवल करेगा इसको मीडियम की जरूरत पड़ेगी, मैंने ये चीज आपको समझाया था। प्लस मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है, मतलब अनुदैर्घ्य तरंग होता है, अनुदैर्घ्य क्या है, अनुप्रास्थ क्या है, सब चीज पढ़ाया हुआ था। तो साउंड को आपको याद रखना है, साउंड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साउंड एंड लाइट, जहां से श्योर है आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा अभी तक नहीं आया है जो आपको ऐसा लगे कि सर ये क्या आ गया। मैं हमेशा कहता हूं कि 90% आपको सिर्फ वीडियोस देखना है, उसको लिख लिख के समझना है, और बाकी जो 10% के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, वो एनालिसिस से आएगा। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एनालिसिस वीडियोस देखोगे। उसके बाद था जो एलम जो होता है, मतलब जो फिटकिरी जो होता है पानी को कैसे साफ करता है, तो स्कंदन प्रक्रिया से बहुत बार ये हम लोग कर चुके हैं। स्पीडी एनालिसिस आप जरूर देखिएगा, रेलवे का स्पीडी एनालिसिस जो अभी वीडियोस डाले गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लैंड से,
ठीक है। तो ग्लैंड से भी क्वेश्चन था, इमरजेंसी हार्मोन किसको बोला जाता है, तो आपको पता है कि इमरजेंसी हार्मोन किसको बोला जाता है, आपातकालीन हार्मोन किसको बोला जाता है, ठीक है। तो उससे एक क्वेश्चन था। तो मैंने आपको दो तरीके का आपको ग्रंथि पढ़ाया था, एक पढ़ाया था इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, अंतस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन बनाती है, ठीक है, और मैंने एक आपको क्या पढ़ाया था, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाहरी स्रावी ग्रंथियां जो क्या बनाती है, डाइजेस्टिव जूस, पाचन रस बनाती है। तो ये सब आपका वीडियो अपलोडेड है, पीडीएफ भी बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपेयर करके दिया जाएगा। एक लास्ट एक क्वेश्चन ये है कि स्टोमाटा रंध्र, इसको हम बहुत डिटेल में एक वीडियो में यूट्यूब पे डालूंगा कि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पत्ता है, ठीक है, तो इसमें पूछा गया था स्टोमाटा जो पोर होता है, रंध्र का जो छिद्र होता है, ये खुलता है, कब खुलता है, जब पानी अंदर जाता है तब खुलता है, या पानी बाहर आता है तब खुलता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि स्टोमाटा, ये भी मैंने आपको वीडियो पे आपको पढ़ाया है, जाके देखिएगा, ठीक है, कि स्टोमाटा क्या होता है। देखिए, तो स्टोमाटा का अगर हम लोग बात करें तो जो आपका पत्ता होता है, मतलब पेड़ का जो पत्ता होता है, खाना कहाँ बनता है, अब ध्यान से समझना, खाना कहाँ बनता है, तो पत्ते में बनता है। किस प्रोसेस से बनता है, आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, बताइए क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, 6CO2, 6H2O, पानी चाहिए होता है, तभी ये जाके फिर से क्या बनाएगा, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाएगा, ये आपका ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में ये सब चीज मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो जो पत्ता होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है। क्या होता है, छिद्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। तो जब भी हमें फोटोसिंथेसिस करना होगा, हमें पानी चाहिए होगा, और वो पानी आएगा कहाँ से, तो वो जो पानी होता है वो आता है आपका जड़ से। तो जब जड़ से पानी जब आएगा, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया टिश्यू के बारे में पढ़ाया, ठीक है, उत्तक पढ़ाया था मैंने, इसमें मैंने बताया था फोइलम एंड जाइलम। तो जाइलम पानी लेके जाता है, ठीक है, और जब जाइलम पानी लेके जाएगा और पत्ते तक पहुंचेगा, पत्ते में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र, और जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। तो फोटोसिंथेसिस तो करना है, खाना बनाना है, तो जब पानी अंदर आएगा, ठीक है, तो जो छिद्र होता है, छिद्र के साइड में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है पीला सा, इसको हम लोग गार्ड सेल। इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है और ये फूल जाता है, ठीक है, और ये खुल जाता है। तो सिंपल, जब भी पानी अंदर आएगा, ठीक है, जो आपका स्टोमाटा पोर होगा, जो रंध्र होगा, वो खुल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें पानी आएगा और ये भर जाता है। इसको डिटेल में हम लोग करेंगे, क्यों इतना, क्या है, कैसे, बट अभी इतना याद रखना कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए सिंपल है, हमने आपको पढ़ाया, वाटर की जरूरत होता है, वाटर की जरूरत होगा मतलब वाटर अंदर आएगा, तो ये जो आपका गार्ड सेल है, इसे पानी आएगा, इसमें ये फूल जाएगा और ये स्टोमाटा पोर जो है खुल जाएगा। और जैसे ही पानी बाहर जाएगा, पानी बाहर कैसे जाएगा, तो ट्रांसपायरेशन आपने सुना होगा, ठीक है, ट्रांसपायरेशन आपने सुना है, जिसमें क्या होता है, पानी का लॉस होता है, ठीक है। तो पानी का जब लॉस होगा तो ये सिकुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको करवाया गया, एकदम घबराना नहीं है, बस मैंने जो आपको बोला है वो करते हुए चलिए। जो वीडियोस आपको ऐप पे डाले जा रहे हैं वो उसको आपको देखना है, जो आपको यूट्यूब पे डल रहा है वो देखना है, और बस वन माइंडेड होके, ठीक है, जो टॉपिक, जो 90% जहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस उस टॉपिक को बार बार पढ़ना है, मैक्सिमम उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, और जो भी क्वेश्चंस हम डालते हैं, एक्सप्लेनेशन डालते हैं, उसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में, बताने का मतलब ये था कि आपको भागना नहीं है इधर उधर, ठीक है, आपको स्टिक होके एक जगह वन माइंड होकर आपको पढ़ना है। थोड़ा IQ अपना खुद भी यूज करना है। आपको ये समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है, कि सब लोग तो वही पढ़ रहे हैं, सब लोग उसी भीड़ में जा रहे हैं, तो कैसे आप 6 लाख लोगों को पीछे छोड़ोगे, ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। भीड़ की चाल आपको नहीं चलना है, पढ़ना वो है जो एग्जाम में आता है, और उतना पढ़ना है ताकि आप रिप्रोड्यूस कर पाओ एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच। अपना कमेंट आप जरूर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो यूट्यूब का जो कम्युनिटी में जो क्वेश्चन डालते हैं वो आपको दिख पाए। जय हिंद।